नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गजा को लेकर दक्षिण अफ्रीका ने जिस नैतिक साहस का प्रदर्शन किया है उसकी दुनिया के एक हिस्से में चर्चा हो रही है, मगर मीडिया में नहीं। आज हम इस पर बात करेंगे कि अफ्रीका ने ऐसा क्या कर दिया कि हर तरफ लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसी संदर्भ में भारत के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ गांधी की पूजा ही होती रह गई, मगर गांधी और मंडेला के आदर्शों पर चल पड़ने का साहस केवल दक्षिण अफ्रीका ने दिखाया। यही नहीं, दक्षिण अफ्रीका के इस कदम से उपनिवेशवाद के दौर की हिंसाओं का भी अतीत खुलकर सामने आने लगा है। जर्मनी ने जब इसराइल का साथ देते हुए दक्षिण अफ्रीका को टारगेट किया तो नामीबिया के राष्ट्रपति ने लिखित बयान जारी कर जर्मनी के नरसंहार की पोल खोल दी। दक्षिण अफ्रीका के कदम के बाद कई लोग भारत भारत पुकार रहे हैं कि गांधी का देश कहां है, उसमें इतना नैतिक बल क्यों नहीं है। भारत के पास हजारों काम हैं। जैसे यह खबर देखिए, हिंदू अखबार में छपी है। कई प्रदेशों में कारीगरों और मजदूरों को इसराइल भेजे जाने की तैयारी चल रही है। इस खबर के अनुसार ट्रेड यूनियन का कहना है कि युद्ध क्षेत्र में लोगों को भेज तो रहे हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं की जा रही। अगर इन्हें कुछ हो गया तो सरकार और एजेंसी की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। गजा और वेस्ट बैंक में इन मजदूरों को काम करने के लिए भेजा जा रहा है, इस कारण उन्हें काफी खतरा है। हिंदू ने लिखा है कि मजदूरों को इसराइल जाने के लिए अपनी जेब से किराया देना होगा। यही नहीं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर को इस काम के लिए 10,000 रुपए भी देने होंगे। मजदूरों को कोई बीमा और मेडिकल बीमा नहीं मिलेगा। रोजगार की गारंटी भी नहीं दी जाएगी। यह इसलिए बता दिया ताकि पता चले कि भारत कहां व्यस्त है और भारतीय कहां व्यस्त हैं। 1 लाख मजदूरों को आप बिना किसी बीमा के भेज रहे हैं, वो भी युद्ध के क्षेत्र में। भारत अगर इसमें व्यस्त नहीं होता तो शायद दक्षिण अफ्रीका की तरफ फाइलें बना रहा होता। वैसे हमारा फोकस है उन पर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इसराइल को चुनौती दी और सबने चुनौती देने वालों का साथ दिया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इस मुकदमे पर फैसला आने में ही कई साल गुजर जाएंगे, लेकिन पहले ही कदम में दक्षिण अफ्रीका ने उन देशों को आईना दिखा दिया जो हथियारों के धंधे के नाम पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर वैतरणी पार करने में लगे थे। दक्षिण अफ्रीका ने आपातकालीन मांग की है कि गजा में जो नरसंहार चल रहा है उस पर रोक लगे। जानकारों का कहना है कि ऐसा मुमकिन है कि कुछ हफ्तों में इमरजेंसी आदेश आ जाए। दक्षिण अफ्रीका ने मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत आदेश जारी करे कि इसराइल अपने सैनिक अभियान को तुरंत रोके। एक तरफ ताकतवर देशों की गोलबंदी है, दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया जैसे देश हैं जो उपनिवेशवादी मुल्कों और उनके नरसंहारों के साथ खड़े मुल्कों की खुलकर आलोचना कर रहे हैं, मंडेला के आदर्शों पर चलने की हिम्मत दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पूरी तैयारी के साथ दक्षिण अफ्रीका की लीगल टीम ने इसराइल पर नरसंहार के अभियोग के पक्ष में तमाम सबूत और तर्क पेश किए। उसकी बहुत प्रशंसा हो रही है। अच्छे अच्छे वकीलों को शर्मिंदगी हो रही है कि वह ऐसा नहीं कर सके। इससे गजा पर इसराइल का हमला तो बंद नहीं हुआ, मगर उसके हमले से पसरी हर तरह की निराशा और बिखरी हुई हर तरह की उदारवादी नैतिकता के मलबे को हटाकर कोई दक्षिण अफ्रीका सही बात कहने का साहस दिखाने आ गया। नेतृत्व का मतलब यह नहीं होता कि आप 4 ताकतवर लोगों के पीछे उनकी गोलबंदी में समा जाएं, बल्कि उसका एक मतलब दक्षिण अफ्रीका की तरह होना भी है कि आप पूरी बहुमत के सामने जाकर सही बात कहने का हौसला दिखा दें। इसलिए इंटरनेट पर इस तरह की तस्वीरें चल रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के नागरिक फलस्तीन के झंडे के लिबास में हैं और फलस्तीन के एक बच्चे की उंगली थामे जा रहे हैं। एक मुल्क जिसके पास निर्यात करने के लिए हथियारों का जखीरा नहीं, जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियां नहीं, वह मुल्क कम से कम इमोशनल इंटेलिजेंस की क्षमता रखता है। यह बड़ी बात है। अमेरिका में जहां बड़े बड़े अखबार और चैनल इसराइल के आगे झुक गए, वहां दक्षिण अफ्रीका खड़ा नजर आ रहा है। सब कुछ खत्म हो जाने के दौर में उम्मीदों के बीज की तरफ बचा हुआ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत में दक्षिण अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ जिस तरह से नरसंहार का मुकदमा किया है और अपनी दलीलें पेश की हैं, उसके प्रसारण को कई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनलों ने नहीं दिखाया। लेकिन जब इसराइल ने अपनी तरफ से जवाब दिया तो उसका सभी ने सीधा प्रसारण दिखाया। भारत में गोदी मीडिया विपक्ष को लेकर यही करता है, वही अब दुनिया के स्तर पर न्यूज चैनल इसराइल और अफ्रीका को लेकर कर रहे हैं। यह तब है जब गजा में 100 से अधिक पत्रकार इसराइल के हमले को कवर करते हुए मारे गए। गजा पर हमले के 100 दिन हो चुके हैं, 60,000 से अधिक लोग घायल हैं।
24,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और इनमें 10,000 से अधिक बच्चे हैं। दिन भर ट्विटर पर बच्चों की तस्वीरें तैरती रहती हैं, मगर दुनिया इस तरह से बढ़ चुकी है, निर्मम हो चुकी है कि एक तरफ के लोगों के मरने पर किसी का दिल भी नहीं पसीजता है। गजा से आने वाली तस्वीरें बता रही हैं कि वहां लोग भूख से मर रहे हैं, हर तरफ कतारें नजर आ रही हैं। इन लोगों का क्या कसूर था जिसके कारण इनके जिस्मों और इनकी आत्माओं को इस तरह से रौंदा जा रहा है। बर्तन लेकर ये बच्चे लाइनों में लगे हैं। खुले आसमान की तरह ये बच्चे भी जेल में बंद कैदी की तरह जीवन जीने लगे हैं। खाने पीने का ट्रक आते ही हजारों लोगों का हुजूम दौड़ पड़ता है और बहुतों को खाना भी नहीं मिलता। बंदूक और भूख से एक आबादी को तड़पाकर मारा जा रहा है। इसराइल का कहना है कि वहां कोई भूख से नहीं मर रहा, खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं। गजा शहर के मेयर ने कहा है कि उत्तर के इलाके में महीनों से एक बूंद ईंधन भी नहीं मिला। इन दिनों गजा में रात के वक्त तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। इतनी ठंड में 85% आबादी विस्थापित है और खुले आसमान के नीचे रात गुजारती है। ठंड के साथ साथ इस समय वहां बारिश भी बहुत होती है। जनवरी की इस कड़कड़ाती ठंड में खाली पेट कांप रहे लोगों के जिस्म का हवाला देकर हम आप पर यह बोझ नहीं डालना चाहते कि आप इसकी कल्पना करें। हमें पता है कि आप इस लायक नहीं रहे। अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डॉक्टरों का कहना है कि 20 लाख की आबादी पर सिर्फ 6 एम्बुलेंस बच गई हैं। अस्पताल के लिए ज़रूरी हर चीज़ की घोर कमी है। डॉक्टरों का कहना है कि ना तो वहाँ एंटीबायोटिक है, ना एनेस्थीसिया और ना ही आईवी फ्लूइड। अस्पताल 60,000 घायलों का इलाज करने में सक्षम नहीं। नॉर्वे के डॉक्टर मैट्स गिलबर्ट ने अल जजीरा से कहा है कि एक व्यवस्थित मानव निर्मित त्रासदी है। इसराइल की सरकार ने इसकी प्लानिंग और क्रियान्वयन अमेरिका के सहयोग से किया है। ये आधुनिक इतिहास की सबसे भयानक मानव निर्मित मेडिकल त्रासदी है। ऐसा नहीं है कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। लंदन और वॉशिंगटन में लाखों लोग सड़क पर आए और जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। यहूदी समाज के लोग भी विरोध कर रहे हैं। आयरलैंड के डबलिन और ब्रिटेन के ग्लासगो में भी प्रदर्शन हुए हैं। वॉशिंगटन में लाखों लोगों का प्रदर्शन काफी बड़ा था, मगर वह मीडिया संस्थानों के पन्नों पर प्रमुखता से नहीं आया। भले ही अखबार और सरकार हिंसा के आगे अपनी नैतिकताओं पर नमक रगड़ रहे हैं, लेकिन लोग हैं जो इनके खतरों का सामना करते हुए अपनी बात कह रहे हैं। दुनिया के तमाम ताकतवर देश आज इसराइल के साथ हैं, लेकिन इसी दौर में एक दक्षिण अफ्रीका भी है जो इन सभी से अलग हटकर अपनी लाइन ले रहा है और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इसराइल के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा कर चुका है। बांग्लादेश, मलेशिया, बोलीविया, टर्की, नामीबिया, यमन ने दक्षिण अफ्रीका का साथ दिया है। बड़े बड़े सुपर पावर देशों के सामने कम राजनीतिक दबदबे वाले देशों ने कहीं अधिक साहस दिखाया। इनमें कई ऐसे देश भी शामिल हैं जो यूरोपीय मुल्कों के उपनिवेश रहे हैं और जिन्होंने नरसंहार झेले। अर्जेंटीना, चिले, पेरू, स्पेन, आयरलैंड जैसे देश काफी समय से खुले रूप से इसराइल की निंदा कर रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा है कि आज की तारीख में अगर कोई शांति के नोबेल पुरस्कार का हकदार है तो वो दक्षिण अफ्रीका की लीगल टीम है, जिसने फलस्तीनियों के पक्ष में नेतन्याहू के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा दायर किया है। चीन ने भी फलस्तीन के पक्ष में अपना मत रखा है और युद्ध विराम की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में रूस और भारत ने अभी तक कोई पक्ष नहीं रखा है। 11 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में दक्षिण अफ्रीका की लीगल टीम ने मोर्चा संभाला। 3.5 घंटे तक धारा प्रवाह दक्षिण अफ्रीका की लीगल टीम अपना पक्ष रखती रही। इस टीम का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्येता और बैरिस्टर जॉन डुगार्ड कर रहे थे। लीगल टीम की एक वकील आदिला हस्सिम ने कहा, कोर्ट के लिए जरूरी नहीं कि अभी ही अंतिम फैसला दे दे, लेकिन जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुसार वह इसराइल की कुछ करतूतों पर एक्शन ले सकता है और हस्तक्षेप कर सकता है। इसराइल हर हफ्ते 6000 बम गिरा रहा है, कोई भी नहीं बच रहा। यहां तक कि नवजात भी मारे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान कहा है। वहां तो अत्याचार हो रहा है, उसे केवल कोर्ट का आदेश ही रोक सकता है। दक्षिण अफ्रीका की लीगल टीम ने 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन का हवाला देते हुए कहा कि 7 अक्टूबर से गजा में 23,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें 10,000 बच्चे हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा है कि गजा के लोगों का जो कत्लेआम चल रहा है उसे रोकने के लिए यह मुकदमा किया है। आदिला हासिम ने इसराइल के नरसंहार को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा है।
पहला एक्ट यह है कि गजा में सभी फलस्तीनियों को मारा जा रहा है। कब्रिस्तानों की तस्वीरें पेश की गईं। 1800 से अधिक परिवार बताए गए जिनके कई सदस्य मारे जा चुके हैं। कई परिवारों में तो कोई भी नहीं बचा, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। दूसरी कार्रवाई नरसंहार की है कि वहां के लोगों के जिस्म और जहन पर गहरा जख्म दिया जा रहा है। 60,000 से अधिक लोग घायल हैं, बच्चे और औरतें भी हैं। इनकी इस तबाही से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरी कार्रवाई नरसंहार की यह है कि इसराइल ने जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जीना मुश्किल हो जाए। हजारों परिवारों को कई बार विस्थापित होना पड़ा है। लाखों लोग घर नहीं लौट सकते। लीगल टीम ने बताया कि कैसे इसराइल ने 24 घंटे के भीतर अस्पतालों को खाली करने के आदेश दिए। घायलों को ले जाने के लिए कोई सहायता नहीं दी। उत्तरी गजा के 10 लाख लोगों से भी तुरंत खाली करने के लिए कह दिया। इस तरह के आदेश ही नरसंहार के आरोपों की पुष्टि करते हैं। इसराइल ने खाने पीने की आपूर्ति रोक दी। भूखमरी बढ़ गई। वहां पीने के लिए साफ पानी नहीं, लोग बीमार हो रहे हैं। हो सकता है कि भूख और बीमारी से भी फलस्तीनियों की मौत हुई हो, फिर भी उनकी घेराबंदी जारी है। नरसंहार की चौथी कार्रवाई यह है कि इजराइल ने गजा के हेल्थ केयर सिस्टम को तबाह कर दिया। पांचवी कार्रवाई यह है कि गर्भवती महिलाओं के प्रसव से जुड़ी दवाओं और मशीनों को उपलब्ध कराने से रोका जा रहा है। बच्चे जन्म नहीं ले पा रहे हैं। यह भी एक तरह के नरसंहार की कार्रवाई है। दक्षिण अफ्रीका की लीगल टीम की दलीलों से नरसंहार के प्रति आपकी समझ बेहतर होती है। कई बार जेनोसाइड या नरसंहार का इस्तेमाल होता है, मगर लोग समझ नहीं पाते कि यह क्यों बर्बरता का चरम है और क्यों इसे रोका जाना चाहिए। वकील आदिला हाशिम ने कहा कि नरसंहार पहले से बताकर नहीं किया जाता है कि हम कर रहे हैं। इसराइल ने जो भी किया है इसे साबित करने के लिए काफी है। एक और वकील टेम्बेका उनुकायटोबी ने इसराइल के आधिकारिक बयानों का हवाला देकर समझाया कि उनका इरादा नरसंहार का ही था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेड क्रॉस के अधिकारियों के बयानों का भी जिक्र किया गया कि किस तरह गजा के नागरिक खतरे का सामना कर रहे हैं। अस्पताल ध्वस्त हो चुके हैं। वहां कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची है। दक्षिण अफ्रीका ने जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत फलस्तीन लोगों के लिए कोर्ट के सामने अपनी मांग रखी है। The state of Israel shall immediately suspend its military operations in and against Gaza. 2. The state of Israel shall ensure that any military or irregular armed units which may be directed, supported, or influenced by it, as well as any organizations and persons which may be subject to its control, direction, or influence, take no steps in furtherance of the military operations referred to in point 1 above. 3. The Republic of South Africa and the State of Israel shall each, in accordance with their obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to the Palestinian people, take all reasonable measures within their power to prevent genocide. 4. The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, desist from the commission of any and all acts within the scope of Article 2 of the Convention. In particular, A. Killing members of the group. B. Causing serious bodily or mental harm to the members of the group. C. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. And D. Imposing measures intended to prevent births within the group. 5. The rescinding of relevant orders of restrictions and or prohibitions to prevent A. The expulsion and forced displacement from their homes. B. The deprivation of access to adequate food and water, access to humanitarian assistance, including access to adequate fuel, shelter, clothes, hygiene, and sanitation, the medical supplies and assistance, and C. The destruction of
Palestinian life in Gaza. इसराइल ने भी जवाब दिया है। दक्षिण अफ्रीका के दावों को ठुकराते हुए कहा कि वह जो भी कर रहा है, कह रहा है, आत्मरक्षा में कर रहा है। गजा के लोगों के साथ जो भी हो रहा है उसके लिए हमास जिम्मेदार है। दक्षिण अफ्रीका हमास के दिए हुए आंकड़ों पर भरोसा कर रहा है, इसलिए उसने गलत तस्वीर पेश की है। इसराइल के नेताओं के बयानों को सरकार की नीति मान लेना सही नहीं। इसराइल का सारा तर्क आत्मरक्षा पर आधारित है कि वह हमेशा के लिए हमास के खतरे को मिटा देना चाहता है। उसने यह युद्ध शुरू नहीं किया, हमास ने किया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका का दोहरापन है। कोर्ट में झूठ बोला जा रहा है, हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, हम झूठ से लड़ रहे हैं। इसराइल पर नरसंहार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन इसराइल भी खुद नरसंहार के खिलाफ लड़ रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका को साबित करना होगा कि वाकई में नरसंहार किया जा रहा है। इसराइल का आरोप है कि दक्षिण अफ्रीका हमास के आंकड़ों के सहारे यह सब कह रहा है। आपको याद होगा उसने 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए लोगों की संख्या 1400 बताई थी। बाद में इसराइल ने इसमें सुधार कर 1200 कर दिया। नेतन्याहू इस युद्ध को कब तक जारी रखेंगे किसी को पता नहीं। खबरें आती हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का धीरज जवाब दे रहा है, मगर यह भी खबर आ जाती है कि अमेरिका मदद भी कर रहा है। इसलिए अमेरिका क्या सोच रहा है अब इस स्तर पर कुछ भी मायने नहीं रखता। हालांकि अमेरिका में भी भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चीन जैसा ताकतवर देश भी इसराइल की आलोचना ही कर रहा है कि गजा को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी जाए, मगर इन बातों का इसराइल पर कोई असर नहीं पड़ता। नेतन्याहू ने फिर से कहा है कि ये रोशनी और अंधेरे की संतानों के बीच का संघर्ष है। इस पंक्ति का संबंध बाइबिल के एक प्रसंग से है। नेतन्याहू इसे धार्मिक मान्यता का जामा पहनाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि गजा के अहली अरब अस्पताल पर जब हमला हुआ तब नेतन्याहू ने यही ट्वीट किया, लेकिन लोगों की नाराजगी के बाद हटा लिया। इस बार नेतन्याहू ने बुलंदी से टीवी पर आकर यही बात दोहरा दी, यानी इसराइल को समझ आ गया है कि उसे रोकने वाला अब कोई देश नहीं बचा। The court lacks prima facie jurisdiction, as the applicant has not shown any dispute between itself and the respondent at the time the application was submitted. Indeed, it tried to mislead the court into believing that one had existed. The simple reality is that the events which are the subject of these proceedings are occurring in the framework of a war instigated by Hamas, governed by the legal framework of international humanitarian law. They do not fall within the remit of the Genocide Convention. The standard of irreparable harm and urgency is not met either. Israel is constantly taking concrete steps, together with others, to address the humanitarian situation in Gaza. Finally, we have shown that each of the provisional measures sought are unwarranted and prejudicial. The conflict with Hamas poses serious operational and legal challenges. In conducting close-quarter urban combat while mitigating harm to the surroundings, in seeking to put a stop to Hamas military use of hospitals while minimizing disruption of medical services, in helping civilians leave areas of the most intense fighting while Hamas forces them to stay in the line of fire, in facilitating the provision of aid when that aid is constantly stolen by Hamas to sustain its military efforts, in balancing humanitarian considerations with the need to act forcefully against an adversary that still fires rockets deep into our country and holds our citizens hostage. The rule of law remains a foundational pillar of the State of Israel. The applicant defames not only Israel's leadership, but also Israeli society. Misrepresenting a selective assortment of statements to suggest genocidal intentions and the abdication of core moral values. For us, provisional measures would lead to a perverse situation. It would effectively allow Hamas to continue attacking the citizens of Israel, to hold 136 hostages in unbearable conditions, to keep tens of thousands of displaced Israelis from returning to their homes, and essentially to promote its plan to massacre as many Israelis and Jews as it can. किसी को भी दिख सकता है कि गजा के आम लोगों के साथ जो हो रहा है, वहां के स्कूलों और अस्पतालों के साथ जो हुआ है वह क्या है।
लेकिन दुनिया की एक बड़ी आबादी इस क्रूरता को स्वीकार ही नहीं करना चाहती है। यह भी इस दौर की सच्चाई है। उन्हें हजारों बच्चों के मार दिए जाने का कोई अफसोस नहीं। आम लोगों से क्या शिकायत? मीडिया में काम करने वाले पत्रकार गजा में मारे गए पत्रकारों के बारे में भी नहीं लिखते हैं। अच्छे अच्छे पत्रकार मामूली रकम पर बिक गए। उन्होंने पत्रकारिता छोड़ भजन करना शुरू कर दिया। अमेरिका से लेकर भारत के पत्रकारों ने बिकने और झुकने की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उसी दौर में यह कितनी बड़ी बात है कि फ़लस्तीन के पत्रकार अंत तक गजा की हालत पर रिपोर्ट करते रहे। पहले उनके परिवार के सदस्य मारे गए, बाद में वे भी मार दिए गए। रिपोर्टिंग करते वक्त रोते रहे, टूट गए, मगर रिपोर्टिंग नहीं छोड़ी। यह एक तरह का ऐसा अभियान है जिसके तहत गजा की हर आवाज को कुचला जा रहा है। गजा के 75 से अधिक पत्रकार मार दिए गए। कहीं कहीं संख्या 100 भी बताई जाती है। इसराइल के 4 पत्रकारों की मौत हुई है, मगर इन पत्रकारों को लेकर भी ग्लोबल मीडिया खामोश है। इनके योगदान को सीनाजोरी के साथ अखबारों के पन्नों से गायब किया जा रहा है, वरना इन सभी की खबरें पहले पन्ने पर पहली खबर के रूप में छप सकती थीं। फ़लस्तीन के पत्रकारों के सामने आप भारत के गोदी मीडिया के पत्रकारों को खड़ा कर एक बार देखिए, पता चलेगा कि क्यों भारत में भजन के सहारे सब अपने पाप धोने में लगे हैं। अल जजीरा के पत्रकार वाइल दाहदौ के बेटे हमजा दाहदौ भी पत्रकार थे, मार दिए गए। उनके परिवार के कई लोग मारे गए हैं। हाजिम रजाब, आमिर अबू अम्र जैसे पत्रकारों के नाम वहीं के वहीं दफन हो गए। ग्लोबल मीडिया ने उनके योगदान को दुनिया तक पहुंचने नहीं दिया। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने मांग की है कि इस बात की जांच हो कि क्या इसराइल ने इन पत्रकारों को चिन्हित कर हमला किया और मारा। कोई ऐसा शब्द नहीं बचा जो गजा के साथ हो रहे जुल्म पर दुनिया की चुप्पी को तोड़ दे, उनके जहन को पिघला दे जो बर्फ की तरह जम चुकी है। जो भी बोलता है टारगेट होता है। इसराइल के भीतर से भी आवाजें हूक मार रही हैं, मगर कुचल दिया जा रहा है। इतिहास के एक शिक्षक ने फेसबुक पर गजा को लेकर शोक जाहिर किया, नौकरी से निकाल दिए गए, जेल में डाल दिए गए। अब हम आते हैं जर्मनी और नामीबिया के प्रसंग पर। दुनिया नरसंहार के इतिहास से भरी है। आज की एक घटना के सहारे अतीत के नरसंहार भी निकालकर सामने लाए जा रहे हैं। जैसे ही जर्मनी ने इसराइल का पक्ष लिया, नामीबिया ने जर्मनी को उसका अतीत याद दिला दिया। एक ऐसे समय में जब जी फलाना जी ढिमकाना टाइप के संगठनों में सूट बूट वाले नेता युद्ध की भाषा बोलते हों या निंदा के नाम पर 2-4 बयान देकर मस्त हो जाते हों, नामीबिया के राष्ट्रपति हैगे गेनगॉब इस ढांचे से अलग एक ऐसी आवाज बनकर उभरे हैं जिसे दुनिया चुपचाप दर्ज कर रही है। नामीबिया भले ही एक कमजोर देश हो, उसके पास ताकतवर सेना ना हो, मगर उसकी आवाज की नैतिकता कहीं ज्यादा खनक रही है। ग्लोबल मीडिया का प्रचार तंत्र हैगे गेनगॉब जैसे नेताओं की राय को प्रमुखता नहीं देगा, लेकिन कोई बोल तो रहा ही है। नामीबिया का बयान पढ़ने लायक है। जर्मनी ने 20वीं सदी का भयंकर नरसंहार झेला है। वहां की जनता फर्जी राष्ट्रवाद के चक्कर में सनक गई और लाखों यहूदी और दूसरे नस्ल और मुल्क के लोगों को मार दिया और ताली बजाती रही। उस जर्मनी का इसराइल के पक्ष में खड़े होना सबको चौंका रहा है। नामीबिया इस बात से हैरान था कि नरसंहार झेलने वाला देश गजा के साथ हो रहे नरसंहार का साथ कैसे दे सकता है। नामीबिया ने याद दिलाया कि 20वीं सदी में पहला नरसंहार जर्मनी ने किया, और वह भी नामीबिया की जमीन पर। 1904 से 1908 के बीच लाखों की संख्या में नामीबिया के मूल निवासी हेरेरो और नामा का कत्लेआम किया गया। आज तक जर्मनी ने उसका प्रायश्चित नहीं किया। इसलिए नामीबिया के राष्ट्रपति ने उस वक्त हैरानी जताई जब जर्मनी ने दक्षिण अफ्रीका की दलीलों को रिजेक्ट कर दिया। जर्मनी तो जेनोसाइड कन्वेंशन के प्रति नैतिक रूप से भी प्रतिबद्ध नहीं लगता। वह कैसे हो सकता है जब गजा में हो रहे नरसंहार का साथ दे रहा है, जो एक तरह से होलोकॉस्ट की तरह ही है। राष्ट्रपति ने कहा कि शांति का समर्थक कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि गजा में जो हो रहा है सही हो रहा है। ठीक इसी समय पर जब दुनिया के बड़े बड़े नेता अपनी नैतिक जवाबदेही से भाग रहे हैं, फिसल रहे हैं, बयान देकर निकल रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया जैसे देश गलत को गलत कह रहे हैं। उन्हें किसी परीक्षा के बोर्ड ने विश्व गुरु की उपाधि नहीं दी है, मगर फिर भी इस दुनिया में होने का अपना दायित्व निभा रहे हैं। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। नैतिकता के नाम पर जो कुछ भी बचा था वो अब सब खत्म हो चुका है। इसका आम लोगों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए।
अब सरकारें कहीं की भी हों पहले से ज़्यादा दमनकारी हो जाएंगी, दूसरे देश को लेकर भी और अपने देश की जनता को लेकर भी। दक्षिण अफ्रीका ने बोलकर कम से कम खतरे की घंटी बजा दी है। हिंदी के अखबारों और चैनलों से गायब हो जाने पर खबरें या दुनिया के सवाल खत्म नहीं हो जाते। दक्षिण अफ्रीका ने केवल कोर्ट में जाने का कदम नहीं उठाया, उसका यह कदम एक ऐसा फैसला है, हो सकता है जिसकी कीमत भी उसे चुकानी पड़े। मगर यही तो बड़ी बात है कि तब भी वह गलत को गलत बोल रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।